जय हिंद दोस्तों, स्ट्रेटजी न्यूज़ अपडेट में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको देश दुनिया और पॉलिटिक्स से जुड़ी न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों, पिछले दिनों अफगानिस्तान में जो भी घटना घटी, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान की आर्मी बिना लड़े ही तालिबान के सामने सरेंडर कर दी। प्रेसिडेंट अशरफ गनी अपने देश और लोगों को छोड़कर भाग निकले। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा जरूर हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान के हालात आज के समय में सही नहीं चल रहे हैं। आइए इन सारे हालात पर शुरू से नज़र डालते हैं और भारत का अफगानिस्तान में क्या विकल्प हो सकता है उसको भी समझते हैं। दोस्तों, यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की एक छोटी ऑपरेटिव टीम ने 26 दिसंबर 2001 को अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में पहुंची। ग्रेरी सोरेन की पुस्तक फर्स्ट इन के अनुसार इस सैन्य टुकड़ी ने अफगानिस्तान में अमेरिकी युद्ध के लिए मंच तैयार किया। उत्तरी गठबंधन की सेनाओं ने मुख्य रूप से जमीनी लड़ाई का नेतृत्व किया, जबकि अमेरिकी वायुसेना ने हवाई सहायता प्रदान की। 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर तालिबान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और इसके साथ आधुनिक वार स्ट्रेटजी के कॉम्बिनेशन से B-1 और B-52 बॉम्बर ने F-18 लड़ाकू विमानों के साथ तालिबान पर हमला किया, जिसे नॉर्दर्न अलायंस के सैनिकों ने पूरा किया। 12 नवंबर 2001 को तालिबान ने अंधेरी की आड़ में काबुल से बाहर निकल गए, जिससे उत्तरी अफगानिस्तान में अफगानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, 20 साल के बाद सारा खेल पलट गया है। 6 अगस्त 2021 से अफगानी राष्ट्रीय सुरक्षा बलों ने बिना किसी लड़ाई के एक के बाद एक प्रांतीय राजधानियों को छोड़ दिया। फिर जैसे ही तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को काबुल में प्रवेश किया, अमेरिकी हेलीकॉप्टर अमेरिकी दूतावास से हवाई अड्डे की ओर दौड़ पड़े, जहां अफगानिस्तान में अमेरिकी राजनयिकों और सैनिकों को निकालने के लिए प्लेन इंतजार कर रहे थे। अंतिम झटका एक आत्मघाती बम विस्फोट था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। यह 2011 के बाद एक दिन में मारे गए अमेरिकी लोगों की सबसे बड़ी संख्या है और 2020 में अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की हुई मौतों की कुल संख्या से अधिक है। अफगानिस्तान में कोई आधिकारिक उपस्थिति न होने के कारण भारतीय दूतावास को पूरी तरह से खाली कर लिया गया है। आज सभी क्षेत्रीय देशों में से भारत अफगानिस्तान की घटनाओं और इस क्षेत्र में बड़े नतीजों की कम संभावना के कारण पीछे हट गया है। इसमें कुछ रणनीतिक विशेषज्ञों और पूर्व राजनयिकों ने कहा कि इसके पूर्व कि हम अफगानिस्तान में अपने रणनीतिक स्थान को पाकिस्तान और चीन को पूरी तरह सौंप दें, हमें तालिबान के शासन को फौरन संपर्क स्थापित करना चाहिए। और उनका ये कहना कुछ हद तक सही भी है। कुछ अन्य ने अधिक सतर्क रहने का प्रस्ताव भी दिया है। उनके अनुसार इस बात का दीर्घकालीन निरीक्षण करना होगा कि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने 20 वर्षों के सकारात्मक जुड़ाव का लाभ कैसे उठा सकता है। दूसरी ओर, अफगानिस्तान के संबंध में भारतीय रणनीति पर निर्णय लेने से पहले तालिबान की किसी भी प्रकार की भागीदारी के लिए स्थिति और हमारे उद्देश्यों का स्पष्ट आकलन करना जरूरी है। हमें अपने भू रणनीतिक सीमाओं को भी समझना होगा तथा इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए कि तालिबान 2.0 भारतीय हितों के प्रति संवेदनशील होगा। दोस्तों, तालिबान की नई सरकार के गठन से 2 स्पष्ट संदेश है। पहला ये कि तालिबान पर कट्टरपंथी संगठनों की वैचारिक स्थिति हावी रहेगी। दुनिया के सभी देशों के कहने पर भी तालिबान ने एक समावेशी सरकार नहीं बनाई। और दूसरी ओर, तालिबान की सभी पुरुषों वाली कैबिनेट में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद की काली सूची के कम से कम 14 सदस्य शामिल है। तालिबान के प्रवक्ता सैयद आसमी ने कहा कि एक औरत मंत्री नहीं हो सकती। यह ऐसा है कि जैसे आप उसके ऊपर कुछ ऐसा बोझ डाल रहे हैं जो वो उठा नहीं सकती। किसी महिला की कैबिनेट में होना जरूरी नहीं है, केवल उनको बच्चों को जन्म देना चाहिए। तालिबान के इस सोच से इस बात का अंदाजा लगाया सकता है कि वहाँ की महिलाओं के हालात आने वाले समय में कैसे होने वाले हैं। दूसरी सूचना यह है कि पाकिस्तान अपना प्रभाव पीछे से तालिबान नेतृत्व पर सबसे ज्यादा बनाए रखेगा। सितंबर 2011 में हक्कानी नेटवर्क द्वारा काबुल में अमेरिकी दूतावास पर 20 घंटे के हमले के बाद अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तत्कालीन संयुक्त अध्यक्ष एडमिरल माइक मुलेन ने कांग्रेस के सामने गवाही दी कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI की एक वास्तविक शाखा के रूप में कार्य करता है। इस शाखा का नेता सिराजुद्दीन हक्कानी है, जो FBI की मोस्ट वांटेड सूची में एक आतंकवादी भी है। आज के समय में वो अफगानिस्तान का आंतरिक मंत्री है।
तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव तब स्पष्ट हुआ जब आईएसआई प्रमुख सिराजुद्दीन का एक महत्वपूर्ण पद सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट की घोषणा से 2 दिन पूर्व काबुल पहुंचे। एक दूसरी वास्तविकता ये है कि तालिबान ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के साथ अपने संबंध नहीं तोड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रस्तुत की गई एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की मई 2021 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा तालिबान की छत्र छाया में काम करता है। मॉनिटरिंग टीम की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार जैश ए मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा अफगानिस्तान में आतंकवादी लड़ाकों की तस्करी करते हैं, जो एक्सप्लोसिव डिवाइस में सलाहकार, प्रशिक्षकों और विशेषज्ञों के रूप में काम करते हैं। दोनों ग्रुप सरकारी अधिकारियों और अन्य लोगों के विरुद्ध टारगेटिंग किलिंग को अंजाम देते हैं। एक और उत्साहित पाकिस्तान और दूसरी तरफ अभी अफगानिस्तान को जीतने वाले आतंकवादी समूह दोनों ही भारत के लिए एक संभावित सुरक्षा चुनौती है। इस चुनौती का मुकाबला करना भारत का पहला उद्देश्य होना चाहिए और तालिबान को ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाले समूहों को किसी भी प्रकार का समर्थन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। भविष्य में भारत तालिबान के साथ कोई भी रिश्ता रखता है तो वो इस बात पर भी निर्भर करेगा कि तालिबान अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए ना होने दे। दोस्तों, पाकिस्तान इस बात को बढ़ावा दे रहा है कि अगर विश्व तालिबान के साथ नहीं जुड़ता है तो इससे मानवीय संकट और अराजकता पैदा होने की संभावना है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन फिर से मजबूत हो सकते हैं। ये उस तर्क के समान है जिसका उपयोग इस्लामाबाद पश्चिम को समझाने के लिए करता है कि पाकिस्तान को आतंकवादी संगठनों के साथ गठबंधन के बावजूद समर्थन दिया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य की विफलता के परिणाम स्वरूप अराजकता पैदा होगी और आतंकवादियों द्वारा परमाणु हथियारों पर कब्जा हो जाएगा। अफगानिस्तान में मानवीय संकट के खतरे को टाला जाना आवश्यक है, परंतु ये एक वैश्विक और क्षेत्रीय प्रयास होना चाहिए जिसमें भारत की बराबर की हिस्सेदारी हो। इससे आगे की स्थिति तालिबान की सकारात्मक कार्रवाइयों पर निर्भर होगी। अफगानिस्तान में आतंकवाद का फिर से बढ़ना अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव की कमी के कारण नहीं, बल्कि तालिबान का महिलाओं और अल्पसंख्यकों को दबाने की नीतियों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों पर नकल कसने की अक्षमता के कारण होगा। दोस्तों, आज के न्यूज़ अपडेट में इतना ही है। अगर आपको आज का न्यूज़ अपडेट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। जय हिंद।